गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है ट्रिपल एस एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ते हैं ESDM का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं उनकी कंसेप्ट या डेफिनेशन के बारे में आपको बता दिया कि क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। आज विद एग्जाम्पल और पिरामिड बना करके हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल पिरामिड में एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड कल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि कौन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि शंकु टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम पिरामिड कहते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन ने 1927 में पिरामिड के बारे में बताया, इसलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग इनको एल्टोनियन के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है या पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो आज हम जो भी पिरामिड बनाएंगे विद एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम पिरामिड बनाएंगे ग्रासलैंड का, यानी कि घास स्थल के अंदर जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको माइंड में सोचना है पहले कि घास स्थल का पिरामिड सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो ये सीधा और उल्टा का हमें कैसे पता चलेगा? ये चलेगा प्रोड्यूसर्स की संख्या पर, क्योंकि हम फर्स्ट नंबर पे पिरामिड कौन से पढ़ रहे हैं? पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। हम कौन से पिरामिड की स्टडी कर रहे हैं? पिरामिड्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्या के पिरामिड पढ़ रहे हैं। तो हमने संख्या को ध्यान में रखना है। किसकी संख्या को? प्रोड्यूसर्स की, उसके बाद में उपभोक्ताओं की। उपभोक्ता कितने होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो घास स्थल में सोचो कि प्रोड्यूसर कौन होंगे और संख्या में कितने होंगे। तो आपने सोच लिया होगा स्टूडेंट कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, घास स्थल में जो हरी घास होती है, जो दूब घास होती है, वो ही प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट या ग्रीन घास अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो घास मान लो काफ़ी सारी फील्ड में लगी हुई है, तो उसकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो उसका बेस क्या रहेगा? थोड़ा चौड़ाई में रहेगा, यानी कि बेस चौड़ा बनेगा। तो इट मीन्स ऐसा पिरामिड आगे घास को खाने वाले जो कंज्यूमर हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कोन लाइक या शंकु लाइक बन जाएंगे। शंकु की स्ट्रक्चर आपने देखी है सबने, सीधी, यानी कि पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। यहाँ देखो आप, घास स्थल में पाया जाने वाला इकोसिस्टम। घास स्थल में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स कौन होंगे घास स्थल में? जैसे कि हो गया यहाँ पे शाक या पादप या घास, हरी घास भी कह सकते हो आप। उस घास, उसके बाद में हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब शाकाहारी, घास को खाने वाले शाकाहारी। जो शाकाहारियों को खाएंगे वो कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी। और इनको आगे जो खाएंगे वो टॉप कार्निवोर्स, यानी कि उच्च मांसाहारी। ठीक है, इनको कहते हैं उत्पादक। ये होते हैं शाकाहारी, ये होते हैं मांसाहारी, ये होते हैं उच्च मांसाहारी। ये सब में हमने प्रोसीजर अपनाना है, चाहे कोई भी पिरामिड हो। शाकाहारी उत्पादक सबसे पहले, उसके बाद में शाकाहारी आएंगे, उसके बाद में मांसाहारी आएंगे, उसके बाद में उच्च मांसाहारी। इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, उच्च कार्निवोर्स, यानी कि टॉप कार्निवोर्स। एग्जाम्पल, घास स्थल में तो हरी घास होगी उत्पादक। घास को कौन खाएगा? टिड्डा, चूहा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है। टिड्डे, चूहे, खरगोश को जैसे छिपकली खा गई, सांप भी खा सकता है। छिपकली और सांप को जैसे मोर भी खा सकता है, बाज भी खा सकता है। तो बाज क्या हो गया? टॉप कार्निवोर्स हो गए, उच्च मांसाहारी हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, एक तालाब का जो तंत्र होता है, तालाब के अंदर जो भी पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है उसके बारे में हम डायग्राम यानी कि उसका पिरामिड देखना है कैसे बनेगा। तो ये मैंने तालाब का पिरामिड बनाया हुआ है जो कि अपराइट बनाया हुआ है। अपराइट का मतलब सीधा पिरामिड बना हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सभी। तो तालाब में आप सोचें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, तालाब के अंदर क्या होंगे प्रोड्यूसर्स। तालाब के अंदर पानी होगा, पानी के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स, तैरने वाले प्लांट्स होंगे जिनकी रूट्स गहराई में नहीं होगी, ऊपर ही होगी छिछली से। तो उनको कहते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइटोप्लैंक्टन। वो ही उत्पादक होते हैं वहाँ पे। उन छोटे छोटे पादपों को पलवक बोलते हैं, उनको पादप पलवक। क्यों? क्योंकि पलवक का मतलब होता है जो तैरते रहते हैं, जो पानी पर तैर रहे होते हैं। और इन पादप पलवकों को यानी कि पानी पर तैरने वाली छोटी छोटी जो प्लांट होती है उनको कौन खाएंगे? जंतु। जो तालाब में छोटे छोटे जंतु होंगे वो खाएंगे। इन जंतुओं को आगे कौन खाएंगे? छोटे जंतुओं को छोटी मछलियाँ जो तालाब में पाई जाती हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी। तो ये ऐसा एक पिरामिड बन जाएगा। पादप पलवक वहाँ पे ज़्यादा थे इसलिए इसका पिरामिड का बेस क्या रहा? चौड़ा रहा थोड़ा। फिर जंतु पलवक कम हो गए तो इसका बेस थोड़ा कम हो गया। छोटी मछलियाँ और भी कम थी तो बेस और भी कम हो गया, और बड़ी मछलियाँ और भी कम थी तो ये कोन जैसे, शंकु जैसे स्ट्रक्चर बन गई, पिरामिड जैसी आकृति बन गई, इसीलिए इसको हम पिरामिड कहते हैं। चूंकि पॉन्ड का बनाया है तो पॉन्ड सिस्टम का पिरामिड। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूसर्स हो गए पादप पलवक, हर्बीवोर्स जंतु पलवक हो गए, और छोटी मछलियाँ कार्निवोर्स, छोटी को जो खाती हैं वो टॉप कार्निवोर्स। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। संख्या में ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने सभी की संख्या को मानना है। पादप पलवक ज़्यादा थे संख्या में तो जो पिरामिड का जो बेस है वो चौड़ाई में रहा। अब यहाँ पे फॉरेस्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो वनों के अंदर हम अगर प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचेंगे तो पहले तो जो भी फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है उसकी आकृति के बारे में हम कहें तो ये रोम्बोइडल बनता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रोम्बोइडल, जिसका मतलब होता है यानी कि चतुष्कोणीय या चतुर्भुज जैसा। तो प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? बड़े आकार के वृक्ष, फॉरेस्ट में, जंगलों में बड़े बड़े ट्रीज होंगे जो प्रोड्यूसर्स होंगे। इन ट्रीज को कौन कंज्यूम करेगा? जैसे पक्षी, हिरन, ये यानी कि इसको खाएंगे वृक्ष को, या पक्षी वृक्ष के ऊपर रहेंगे या हिरन उस वृक्ष को खाएगा। तो वृक्ष कम होंगे संख्या में और इसको खाने वाले हिरन यानी कि जो जीव है वो ज़्यादा होंगे, तो बेस थोड़ा सा क्या बन गया? चौड़ाई में बन गया। नेक्स्ट, जो पक्षी और हिरन को खाने वाले जो जीव हैं जैसे भेड़िया, हिरन को किसने खाया? भेड़िया ने। संख्या में क्या हो गया? कम हो गया। भेड़िया को कौन खाता है? जैसे शेर, चीता, और भी कम, यानी कि शेर और चीता तो बहुत कम मात्रा में ही, कम संख्या में ही हमें मिलते हैं आजकल, ये क्योंकि रेयर ही बचे हैं, अब इनके शिकार होने लग गए इसलिए, तो इनकी संख्या क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। तो हमारे सामने ऐसी आकृति बन के आई। अब है तो ये पिरामिड ही, लेकिन कैसा पिरामिड है? ये चतुष्कोणीय। अगर हम इसके चारों कोनों को ऐसे मिला दें यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, तो ये चार कोनों वाली स्ट्रक्चर बन गई। और चार कोनों वाली स्ट्रक्चर का मतलब रोम्बोइडल या चतुष्कोणीय पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक ध्यान दें आप एक बात, जैसे मैंने यहाँ पे सभी में T1, T2, T3, T4, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल। T का मतलब यहाँ से T4 क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल, यानी कि पोषण स्तर कहते हैं हिंदी में, पोषण स्तर। क्या मीनिंग होता है पोषण स्तर का? कि जैसे कि कोई भी इकोसिस्टम है उसमें फूड चेन पाई जाती है, खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है,
उस खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर, ये खाद्य श्रृंखला है, ये आगे की खाद्य श्रृंखला है, इसका प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है? पोषण स्तर कहलाता है। आगे से आगे यहाँ से इसको भोजन मिला, इससे इसको मिला, तो ये पोषण स्तर, यानी कि जहाँ से भोजन प्राप्त होता है। भोजन का मतलब पोषण होता है और इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। ये T1 अवस्था है, ये T2 स्तर है, ये T3, ये T4। कोई भी पिरामिड बनाएंगे हम तो उसमें 4 पोषण स्तरों की हमने एक पिरामिड की आकृति में हमने शो करने, 4 ट्रॉपिक लेवल तक की। अगर 5 तक की बनाते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन 1 to 4 and 5 ट्रॉपिक लेवल पिरामिड में हमने शो करने हैं। ठीक है, होते क्या है ट्रॉपिक लेवल्स, जो खाद्य श्रृंखला में स्तर पाए जाते हैं, यानी कि ये एक पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया। खाद्य श्रृंखला मतलब आगे से आगे जैसे भोजन प्राप्त हो, जैसे प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे पादप पल्वक प्रोड्यूसर्स हैं, इनको आगे खाया तो जंतु पल्वकों को भोजन मिला, तो ये खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, आगे से आगे जीव उपलब्ध होते रहे खाने के लिए, तो ये स्तर होते हैं। भोजन का मिलना मतलब पोषण का मिलना, पोषण का मिलना मतलब ट्रॉपिक लेवल 1st, 2nd, 3rd, 4th। ओके, नेक्स्ट हम जो ये ग्रासलैंड का पिरामिड अपराइट बना स्टूडेंट्स, सीधा बना, पॉन्ड का पिरामिड सीधा बना, फॉरेस्ट का पिरामिड चतुष्कोणीय बना। लेकिन अब जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं संख्या को ध्यान में रखते हुए, तो वो पिरामिड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, पैरासिटिक पिरामिड, पैरासिटिक इकोसिस्टम, परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र। परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र में वही हमने पहले प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचना है, फिर उसकी संख्या के बारे में सोचना है, फिर कंज्यूमर्स के बारे में सोचना है, फिर कंज्यूमर की संख्या को देखना है कि कितनी संख्या में है। तो यहाँ पे हम परजीवी पिरामिड की आकृति बनाई है मैंने स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे T1 फेज पे मैंने लिखा है प्रोड्यूसर्स, जिसका प्रोड्यूसर में एग्जाम्पल दिया आपको ट्रीज, यानी कि वृक्ष। वृक्ष को यानी कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बसेरा करते हैं तो या कंज्यूम करते हैं, तो वृक्ष को खाने वाले या कंज्यूम करने वाले पक्षियों के शरीर पर जो हेयर्स पाए जाते हैं उनमें जूं पैरासाइट की फॉर्म में रहती है, और उस जूं को आगे हाइपर पैरासाइट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह। तो इस तरीके से ये T1 फेज है। वृक्ष क्या है संख्या में कम है, तो बेस क्या है चौड़ाई में कम है। पक्षी ज्यादा बैठे हैं वृक्ष पे, तो बेस क्या हो गया चौड़ा हो गया। अब पक्षी के शरीर पे जो हेयर्स हैं उसके बालों में जुएं बहुत सारी हैं, तो बेस की चौड़ाई और भी हो गई। अब जुओं को खाने वाले जो बैक्टीरिया या फंजाई हैं वो और भी संख्या में ज़्यादा है, तो बेस यहाँ पे ऊपर जाके चौड़ा हुआ है। तो अगर ऊपर जाकर के बेस की चौड़ाई बढ़ेगी तो इट मीन्स उल्टा इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे परजीवी जो इकोसिस्टम होता है पैरासिटिक इकोसिस्टम, वो हमेशा उल्टा बनता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि परजीवी या पैरासिटिक इकोसिस्टम हमेशा इन्वर्टेड या उल्टा बनता है। ये माइंड में सोचना है। और किससे हमें पता चलेगा उल्टा बना है? ये संख्या को देख करके। किसकी? पहले प्रोड्यूसर्स की संख्या को देखना है, फिर हमने कंज्यूमर की संख्या को ध्यान में रखते हुए देख करके पिरामिड बनाने हैं। नेक्स्ट जो पिरामिड सेकंड जो हमारी हेडिंग है, फर्स्ट हमने पिरामिड्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, संख्या के पिरामिड हमने पढ़ लिए स्टूडेंट्स। अब जो पिरामिड है वो है बायोमास के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड। तो कल मैंने आपको बताया था जैव भार क्या होता है कि इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के शुष्क भार को, इकाई क्षेत्र मतलब ये सामने का जो फील्ड है वो उसकी एक यूनिट फील्ड की एक, यानी कि उसमें एक क्यारी या एक स्पेशल क्षेत्र आप कह सकते हो, उसमें जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनके जीवों के शरीर के भार को, शुष्क भार को, ड्राई वेट को हम जैव भार या बायोमास के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जीव जंतुओं के शरीर के भार को ध्यान में रख करके हम पिरामिड बनाएंगे।
भार को ध्यान, पहले हमने संख्या को ध्यान में रखा, अब की बार भार को, जीवों के भार को ध्यान में रख करके शुष्क भार को पिरामिड बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, किसके अकॉर्डिंग, जैव भार के अकॉर्डिंग। तो घास स्थल में इकोसिस्टम बनाना है हमने और जीवों के शरीर के शुष्क भार को ध्यान में रख करके। तो पिरामिड अपराइट बनेगा स्टूडेंट्स, क्यों, कैसे बनेगा अपराइट, कि प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स, घास स्थल में ग्रीन प्लांट्स होंगे, उनके शरीर का जो शुष्क भार होता है, अगर हम प्लांट्स को सुखा करके तोल लेंगे तो उनका जो ड्राई वेट होगा वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए जो पिरामिड की चौड़ाई है वो ज़्यादा रहेगी। फिर रैट और रैबिट, चूहे और खरगोश हैं, उनके शरीर का जो शुष्क भार होगा वो धीरे धीरे कम हो गया, तो चौड़ाई कम हो गई। फिर जो स्नैक्स, सांप वगैरह होते हैं, उनके शरीर का शुष्क भार और भी कम हो गया। फिर हाइपर पैरासाइट, यानी कि जो सांप को आगे जो खाते हैं, उनके शरीर का ड्राई वेट और भी कम हो गया, तो बेस की जो चौड़ाई है वो और भी कम हो गई। ठीक है, यानी सीधा पिरामिड बन गया भार के अकॉर्डिंग, शुष्क भार यानी कि ड्राई वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉन्ड इकोसिस्टम, ड्राई वेट के अकॉर्डिंग, पॉन्ड में पाया जाने वाला इकोसिस्टम, तालाब में पाया जाने वाला इकोसिस्टम। तो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है स्टूडेंट, इन्वर्टेड इकोसिस्टम बनाया हुआ है, इन्वर्टेड पिरामिड, सॉरी उल्टा। क्यों बना ये उल्टा पिरामिड, जीवों के शरीर का शुष्क भार को ध्यान में रख करके, ड्राई वेट को ध्यान में रख करके उल्टा बना। जैसे कैसे बना, सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे T1 फेज पे फाइटोप्लैंक्टन है, तालाब में क्या होगा, तालाब के ऊपर तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है, जिनकी कोई रूट्स नहीं होती, छोटे से हल्के हल्के प्लांट होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो तैरते रहते हैं तालाब के पानी पर। उसके जो ड्राई वेट होता है उसका, वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए बेस क्या रहा, चौड़ाई में कम। फिर जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं यानी कि जंतुओं के शरीर का जो ड्राई वेट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लांट थे वो तो भार के अंदर हल्के थे, तो बेस क्या रहा, चौड़ाई उसकी कम रही। जंतुओं के शरीर का भार बढ़ा तो चौड़ाई बढ़ गई। फिर जो छोटी मछलियाँ थी उनके शरीर का जो ड्राई वेट था वो और भी बढ़ गया। फिर जो बड़ी मछलियाँ थी फिर उनके शरीर का जो ड्राई वेट था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कि ऊपर जाकर के चौड़ाई बढ़ी बेस की, इट मीन्स उल्टा पिरामिड बना। ठीक है, अगर ऊपर संख्या बढ़ेगी तो ऊपर का बेस चौड़ा रहेगा, अगर नीचे संख्या ज़्यादा होगी तो नीचे का बेस चौड़ा रहेगा। तो ऊपर का बेस जब भी चौड़ा होगा इट मीन्स वो इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, और वो पॉन्ड इकोसिस्टम का बना है, किसमें, जैव भार में, बायोमास में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बायोमास के दो पिरामिड, जिसमें से घास स्थल का सीधा बनाया है हमने, फॉरेस्ट का भी सीधा बनेगा इसमें, और जो पॉन्ड का है वो इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है। सीधे को हम अपराइट कहते हैं, उल्टे को इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा पिरामिड रहेगा वो है एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ये बोर्ड पे नजर आ रहा होगा आपको, लास्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि पिरामिड्स 3 टाइप के बताए थे आपको। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ लिए, पिरामिड्स ऑफ बायोमास हमने पढ़ लिए, एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा में क्या करते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सनलाइट का उपयोग करके भोजन के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखते हैं। अब ये जो ऊर्जा होती है वो पहले उत्पादकों में जाती है, फिर उपभोक्ताओं में जाती है, प्राइमरी उपभोक्ताओं में, द्वितीयक उपभोक्ताओं में, तृतीयक में, इस तरीके से आगे धीरे धीरे ये कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, उत्पादकों में, क्योंकि उत्पादकों ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा को भोजन के रूप में संचित किया। फिर प्राइमरी उपभोक्ताओं में इसकी संख्या कम हो गई, मात्रा कम हो गई, फिर द्वितीयक में और भी कम हो गई, तृतीयक में सबसे कम हो गई। तो इस तरीके से
हम पिरामिड को बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये बात स्टार की फॉर्म में आपने यहाँ पे लिखनी है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा बनेगा और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का। और एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, परजीवी का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के पास में ऊर्जा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मात्रा में हुए, फिर हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारियों के पास में कम है, फिर कार्निवोर्स के पास में और भी कम है, और टॉप कार्निवोर्स के पास में ऊर्जा और भी कम होती गई। तो इस तरीके से एक सीधा पिरामिड यानी कि अपराइट, अगर इसको हम ऐसे करें तो ये सीधे पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर है तो सीधा पिरामिड बन जाता है। ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा होता है हमेशा, और ऊर्जा एक दिशीय होती है, एक दिशा में उसका प्रवाह होता है। प्रोड्यूसर्स के पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, प्राथमिक उपभोक्ता में उससे कम हो जाती है, द्वितीयक में और भी कम हो जाती है, और तृतीयक में सबसे कम ऊर्जा रह जाती है। तो ये थे पिरामिड्स स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर्स यानी कि संख्या के पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो संख्या के पिरामिड में हमने घास स्थल का बनाया जो कि सीधा बना, तालाब स्थल का बनाया जो कि सीधा बना, फॉरेस्ट का बनाया जो कि चतुष्कोणीय बना। परजीवी पिरामिड याद रखना है हमेशा ही उल्टा बनेगा, और जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा ही याद रखना है सीधा बनेगा। नेक्स्ट बायोमास के पिरामिड बच गए। बायोमास में घास का और फॉरेस्ट का पिरामिड सीधा बनेगा, और जो पॉन्ड का पिरामिड है वो उल्टा या इन्वर्टेड बनता है। तो ये बातें थी स्टूडेंट्स, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।